आइए बच्चों, आज हम लोग एक नए क्वेश्चन के साथ जुड़ते हैं जो कि है शुक्र जनन की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन कीजिए। और शुक्र जनन में एफएसएच और एलएचएच हार्मोन की हम क्या करते हैं भूमिका पर बात करेंगे। इस क्वेश्चन के माध्यम से हम शुक्र जनन क्रिया कैसे होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया कैसे होती है, शुक्र जनन क्रिया के बारे में बात करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण जो हार्मोन है एफएसएच और एलएच हार्मोन के बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को, स्टार्ट करते हैं शुक्र जनन की प्रक्रिया के बारे में। देखो, गैमेटोजेनेसिस होता है युग्मक जनन। युग्मक जनन का मतलब क्या होता है? युग्मकों के निर्माण की क्रिया, है ना। तो युग्मक दो प्रकार है, एक तो वर्षण होगा और एक क्या होगा, अंडाशय। क्योंकि नर युग्मक होता है वर्षण और जिससे शुक्राणु बनेंगे, और यानी कि युग्मक तो शुक्राणु होंगे, है ना, और ये अंग होते हैं और अंडाशय में क्या होते हैं, अंडाणु बनेंगे। तो नर युग्मक और मादा युग्मक इन दोनों के निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है? गैमेटोजेनेसिस यानी कि युग्मक जनन कहलाती है। तो और नर युग्मक कहाँ बनते हैं? वर्षण में, वर्षण भाग में, और अंडाशय में क्या बनते हैं? अंडाणु बनते हैं। तो देखते हैं कि वर्षण और अंडाशय की जननिक उपकला की कोशिकाओं में समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप युग्मक के निर्माण होता है। और मैंने अभी आपसे बताया है, सिंपल सा याद रखना है, युग्मक के निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है? आपके युग्मक जनन कहलाती है। नर में नर युग्मक शुक्राणु होता है और मादा में मादा युग्मक क्या होता है? अंडाणु यानी कि बिंबाणु, डिंबाणु, ओवम होता है। बनते अंडाशय और वर्षण में है। आगे बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं नर युग्मक के निर्माण की क्रिया। नर युग्मक के निर्माण की क्रिया को क्या नाम देते हैं बच्चों? स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्राणु जनन। नर के वर्षणों की जननिक उपकला कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण की क्रिया को शुक्र जनन या शुक्राणु जनन कहते हैं। वही बात आ गई, वर्षण से आपके किसके? नर युग्मक यानी कि शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है? शुक्र जनन कहलाती है। यह प्रक्रिया शुक्राणुओं की शुक्र जनन नलिकाओं में होता है, यानी कि सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स जो होती है, शुक्र जनन नलिका होती है शुक्राणुओं की, उसमें यह कौन सी क्रिया देखने को मिलती है? आपको स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया देखने को मिलती है। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में 3 चरणों में होती है। सबसे पहले होगी गुणन, फिर उसके बाद होगी उन जो कोशिकाएं बनेगी उसमें वृद्धि होगी, तो वह संरचना कहलाती है वृद्धि अवस्था। और लास्ट में जो परिपक्व कोशिका वो शुक्राणु बन जाते हैं वो कहलाती है परिपक्व अवस्था। या अगर इसकी बात करूँ स्पर्मेटोजेनेसिस से, तो एक जनन कोशिका से कितने शुक्राणु बनते हैं? 4 शुक्राणु बनते हैं। कितने बनते हैं? 4 बनते हैं। और उन्हें देखते हैं कैसे बनते हैं। सबसे पहले आती है गुणन प्रावस्था। गुणन प्रावस्था में क्या होता है? एक जनन उपकला होती है जिसमें कई सारे समसूत्री विभाजन होते हैं और कई कोशिकाओं का निर्माण, जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है जो द्विगुणित होती है, और इसे ही हमने क्या नाम दे दिया? गुणन अवस्था। जैसे कि समझे कि ये एक कोशिका, इसमें विभाजन हुआ, पहले कितनी बनी? 2, फिर इसमें विभाजन हुआ, इसमें कितनी बनी गई? 4। तो इस तरीके से आपके कई सारी गुणन कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो यह अवस्था कौन सी कहलाती है? पहली गुणन अवस्था। तो इसमें देखिए, शुक्र जनन नलिकाओं की जननिक उपकलिकाओं की कोशिकाओं के समसूत्री विभाजन द्वारा शुक्र जनक कोशिकाओं का या स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण होता है, और ये कोशिकाएं कौन सी अवस्था में पाई जाती है? द्विगुणित अवस्था में पाई जाती है। दूसरी है, अब इनमें से कोई एक कोशिका आकार प्रकार से बड़ी होगी और बड़ी होकर क्या बना लेगी? एक बड़ी कोशिका बना लेती है, और ये जब आकार में बड़ी हो जाती है तो इसे हम कौन सी अवस्था कहते हैं? वृद्धि प्रावस्था। देखिए, दूसरी अवस्था है वृद्धि प्रावस्था में शुक्र जनन कोशिकाओं के पोषक पदार्थों का संचय करके प्राथमिक शुक्र कोशिका या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में रूपांतरित हो जाती है। तो इनमें से कोई एक कोशिका पोषण प्रदान करके एक बड़ी कोशिका का निर्माण कर लेती है, जिसे हम क्या नाम देते हैं? प्राथमिक शुक्र कोशिका या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट नाम देते हैं। अब तीसरी अवस्था कौन सी होती है? परिपक्वन अवस्था। कौन सी होती है? परिपक्वन अवस्था। तो प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं जो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, इसमें प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है और अगुणित द्वितीयक कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा तो कितनी कोशिकाएं बनेगी? 2, 1 और 2। फिर दूसरा होगा विभाजन, समसूत्री विभाजन, तो इससे कितनी बन जाएगी? 1 से 2 और इससे 1 से 2।
यहाँ अर्धसूत्री विभाजन हुआ, यहाँ समसूत्री होगा, तभी तो फिर 4 कोशिकाएं बनेगी इस तरीके से। तो ये द्विगुणित थी, ये अगुणित बनी, और अगुणित से वापस कौन सी बन जाएगी, अगुणित। तो इस तरीके से आपके शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो ये अवस्था तो आपके कहलाए परिपक्व वो गुणन अवस्था, ये अवस्था आपके कहलाए वृद्धि अवस्था, और ये अवस्था आपके कौन सी कहलाती है, परिपक्वन अवस्था कहलाती है। तो देखिए परिपक्वन अवस्था में कि प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट की प्रथम अर्धसूत्री विभाजन द्वारा द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट या शुक्र कोशिकाओं का निर्माण होता है, और द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन द्वारा पूर्व शुक्राणु या स्पर्मेटिड का निर्माण होता है। यानी कि 4 क्या बनते हैं, स्पर्मेटिड बनते हैं। एक प्राथमिक शुक्र कोशिका से 4 अगुणित पूर्व शुक्राणु कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो जैसे हमने पहले बोला था, एक जनन उपकला से, एक कोशिका से 4 क्या बनते हैं, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। लेकिन ये जो शुक्राणु होते हैं ये गतिशील नहीं होते हैं, ये अचल प्रकार के होते हैं। अर्थात इसे चल बनाने के लिए इसमें दूसरी क्रिया होती है जिसे हम बोलते हैं शुक्र कायांतरण, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस के द्वारा क्या होता है, जो अचल शुक्राणु होते हैं उन्हें कौन से में बदल दिया जाता है, चल शुक्राणुओं में बदल दिया जाता है। तो इस तरीके से 3 चरणों में गुणन अवस्था, वृद्धि अवस्था और परिपक्वन अवस्था, इन तीनों चरणों में इसका क्या किया जाता है, शुक्र जनन की क्रिया को संपन्न किया जा सकता है। जैसे एक डायग्राम से समझते हैं हम लोग एक बार फिर। ये आपके शुक्र जनन कोशिका, सबसे पहले गुणन अवस्था आई, 1 से 2, 2 से 4, यानी कि 4 आपके पास ये क्या बन चुकी है, कोशिकाएं बन चुकी है जो द्विगुणित अवस्था में। उसके बाद एक कोशिका आकार प्रकार से बड़ी होगी और आकार में बड़ी होकर क्या बना लेगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट या प्राथमिक शुक्र कोशिका का निर्माण कर लेगी। यह अवस्था यहाँ से यहाँ तक की अवस्था कौन सी कहलाती है, वृद्धि अवस्था। ये अवस्था आपके गुणन अवस्था। अब इसमें पहला अर्धसूत्री विभाजन होगा और 2 कोशिकाएं बनेगी जिसे हम क्या नाम देते हैं, द्वितीयक शुक्र कोशिका, या आप देते हो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और इससे फिर विभाजन होता है अर्धसूत्री सेकंड, जो समसूत्री के समान ही माना जाता है। तो इससे कितने बनती है, 4 कोशिकाएं बन जाती है। ये अवस्था आपकी यहाँ से यहाँ तक की अवस्था कहलाती है परिपक्वन अवस्था। अर्थात एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण हो चुका है। लेकिन यह कैसी थी, अचल शुक्राणु थे। कैसे शुक्राणु थे, अचल शुक्राणु थे। उसके पश्चात इसे चल बनाने के लिए इसमें कौन सी क्रिया की जाती है, शुक्र कायांतरण क्रिया की जाती है। और शुक्र कायांतरण के द्वारा इन शुक्राणुओं को चल अवस्था में ला दिया जाता है। तो शुक्र जनन की क्रिया इस तरीके से होती है, पहले शुक्राणु का निर्माण किया जाता है, फिर अचल को चल में बदल दिया जाता है। तो यह तीनों अवस्थाएं मिलकर स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्र जनन की क्रिया का निर्माण करती है। अब इसमें कौन कौन से हार्मोन सहायक होते हैं इसके बारे में बात करेंगे। शुक्र जनन की प्रक्रिया के नियमन में शामिल हार्मोन, शुक्र जनन किशोर अवस्था से ही प्रारंभ होने वाली प्रक्रिया है। जब किशोर अवस्था आती है तब से यह हार्मोन क्या हो जाते हैं, स्रावित होना प्रारंभ कर देता है। इन्हें गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग या हार्मोन भी कहते हैं। देखो इनसे, क्योंकि इस समय गोनेडोट्रोपिन रिलीजिन हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित होते हैं। यह एक हाइपोथैलेमस हार्मोन है। कैसा हार्मोन है यह, हाइपोथैलेमस भाग से स्रावित होते हैं, इसलिए हाइपोथैलेमस हार्मोन भी कहते हैं। जो अग्र पीयूष ग्रंथि के 2 गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, एक तो ल्यूटिनाइजिन जिसे आप LH हार्मोन बोलते हैं या फिर उसे पीत पिंडक हार्मोन कहते हैं, और एक होता है पुटक प्रेरक हार्मोन यानी कि FSH। एक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एक पुटक यानी कि फोसिल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि पुटिका प्रेरक हार्मोन का स्त्रवण करते हैं। तो पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से हाइपोथैलेमस के पीयूष ग्रंथि, और पीयूष ग्रंथि क्योंकि हाइपोथैलेमस ही पीयूष ग्रंथि पे क्या करता है, कंट्रोल करता है, और सभी पीयूष ग्रंथि सभी ग्रंथियों पर कंट्रोल करती है। इसलिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि और उसको क्या नाम देते हैं, हेड मास्टर बोलते हैं ना। तो यह पीयूष ग्रंथि का जो अग्रपाली होती है, 2 पाली होती है, अग्रपाली और पश्चपाली। तो अग्रपाली से 2 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, जो होता है LH और FSH हार्मोन स्रावित होते हैं। ये जो LH हार्मोन है यह लीडिंग कोशिकाओं पर कार्य करके वो क्या करते हैं, पूर्वजनों को
हुआ संश्लेषण और स्त्रवण को क्या करता है, हार्मोन को उद्दीपित करता है। ये जो एंड्रोजन से पुजन हार्मोन बोलते हैं अपन एंड्रोजन, है ना, क्योंकि नर से टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन ये दो प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, और मादा से प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दो प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। तो एलएच हार्मोन लीडिंग कोशिका से एंड्रोजन हार्मोन के स्त्रवण को क्या करता है, उद्दीपन करता है, और ये जो शुक्र जनन की प्रक्रिया को क्या करते हैं, आगे उद्दीपित करते हैं। ये जो एंड्रोजन हार्मोन स्रावित हुआ, जो लीडिंग कोशिका के द्वारा हुआ, ये शुक्र जनन की क्रिया को आगे की ओर क्या करते हैं, उद्दीपित करते हैं, और इसको संपन्न होने में सहायक होते हैं। पुटिका प्रेरक हार्मोन जो होता है आपके एफएसएच हार्मोन, यह लीडिंग कोशिकाओं में सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है, उन पर कार्य करते हैं और ऐसे घटकों का उद्दीपन करते हैं जो शुक्र जनन की क्रिया को प्रेरित करने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। तो इस तरीके से हमने किसके बारे में बात की, शुक्र जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस और उससे रिलेटेड हार्मोन के बारे में बात की। तो शुक्र जनन के द्वारा, स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है, और उसमें एलएच और एफएसएच हार्मोन दोनों की मुख्य भूमिका होती है। लीडिंग कोशिका के द्वारा एंड्रोजन हार्मोन उद्दीपित होता है, जो क्या करता है, नर हार्मोनों को या नर जनन अंगों को ये कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया को उद्दीपित करता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट oogenesis, अंडाणु जनन। नेक्स्ट बात किस पे करते हैं, अंडाणु जनन, क्योंकि शुक्राणु बना लिया आपने, अब क्या बनाओगे, अंडाणु जनन। बिल्कुल सिमिलर चलता है, लेकिन अंतर यहाँ है, वहाँ एक कोशिका से 4 शुक्राणु बने थे, यहाँ एक से कितना बनता है, ओनली एक अंडाणु बनता है, 3 जो होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। तो मादा में अंडाशयों की जननिक उपकला से प्राथमिक जनन कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित अंडाणु बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अंड जनन कहलाती है। अर्थात अंडाशय से अंडाणु के निर्मित होने की क्रिया क्या कहलाती है, अंड जनन या oogenesis कहलाती है। वो इसके भी 3 प्रोसेस है, सबसे पहले गुणन अवस्था, फिर वृद्धि प्रावस्था, फिर परिपक्वन अवस्था, जैसे कि डायग्राम में भी देखते हैं हम लोग। देखो, सबसे पहले अंड जनन, एक कोशिका से 2, 2 से 4, ये कौन सी अवस्था है, गुणन अवस्था, बिल्कुल सिमिलर है उसी के समान। नेक्स्ट है वृद्धि अवस्था, इनमें से एक कोशिका आगे बढ़ेगी और प्राथमिक अंड कोशिका का निर्माण कर लेगी, ये भी सेम है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, वहाँ अर्धसूत्री विभाजन जब फर्स्ट हुआ था वो समान हुआ था, लेकिन यहाँ परिपक्वन जैसी अवस्था आती है, अर्धसूत्री विभाजन असमान हो जाता है। तो एक तो कैसी कोशिका बन जाती है, बड़ी, और एक कौन सी कोशिका बनती है, छोटी। अब बड़ी कोशिका में भी फिर अर्धसूत्री जो विभाजन होता है वह कैसा होता है, असमान होता है। तो एक बड़ी कोशिका बनती है और एक छोटी कोशिका बनती है। लेकिन छोटी कोशिका में जो अर्धसूत्री सेकंड होता है वह कैसा होता है, समान होता है, तो 2 समान कोशिकाएं बनती है। तो इस तरीके से 3 छोटी कोशिकाएं बन जाती है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, द्वितीयक कोशिका या फिर ध्रुवीय काय का नाम देते हैं, और एक बड़ी कोशिका बनती है जिसे हम अंडाणु देते हैं। बाद में ये तीनों कोशिकाएं ध्रुवीय काय इसको पोषण देकर नष्ट हो जाती है। तो एक जनन कोशिका से केवल कितना निर्माण होता है, एक अंडाणु का निर्माण देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हम लोग अंड जनन कोशिका oogenesis क्रिया में एक अंड कोशिका से 4 अंडाणुओं के, एक अंडाणु के निर्माण की क्रिया को समझते हैं, जो 3 भागों में होती है, गुणन, वृद्धि और परिपक्वन अवस्था। देखते हैं, पहली अवस्था होती है गुणन अवस्था। वही है कि भ्रूण में अंडाशय के निर्माण के समय ही प्राथमिक अंडाणु, जिसमें समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर अंडाशय पुट्टिकाओं के रूप में एकत्रित हो जाती है, जिससे कुछ कोशिकाएं अंडाणु मातृ कोशिकाओं के रूप में बदल जाती है। क्योंकि सबसे पहले अंड जनन कोशिका में अंडाणु मातृ कोशिकाएं बनेगी, फिर अंडाणु ऊतक बनेंगे, है ना, उस तरीके से प्रोसेस होता है। वृद्धि की अवस्था लंबी होती है, बिल्कुल लंबी होती है। अंडाणु मातृ कोशिका, अंडाणु जनन कोशिका या उगोनियम, ये जो बनते हैं इसको हम क्या नाम देते हैं, उगोनिया। क्या नाम देते हैं इनको, उगोनिया। और ये ही आपके क्या कहलाते हैं, उगोनियम। तो इसने बता रखा है कि उगोनियम में विभेदित होकर वृद्धि प्रावस्था में प्रवेश करती है, और ये अधिक मात्रा में पोषक पदार्थों को ग्रहण कर आकार में वृद्धि कर लेती है। और प्राइमरी oocyte, ये जो पहली बनी इसको आपने क्या नाम दे दिया, प्राइमरी oocyte। क्या नाम दे दिया, प्राइमरी oocyte, या हिंदी में बात करें तो प्राथमिक अंडक नाम दे दिया, ये लिख रखा। जैसे आगे बात करें, तीसरी अवस्था आती है इसकी परिपक्वन अवस्था, मैच्योरेशन फेज। इसको ग्राफिन पुट्टिका के परिपक्व होने के बाद इसमें उपस्थित प्राथमिक प्राइमरी oocyte में
प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है जो असमान होता है, जैसे कि डायग्राम में बताया, पहला विभाजन होगा जो असमान होगा, एक बड़ी कोशिका और एक छोटी कोशिका। ऐसे ही इसके फलस्वरूप अगुणित द्वितीय कंडक कोशिका और एक छोटी ध्रुवीयकाय बनती है। इसको क्या नाम दे दिया इन्होंने, इसको नाम दे दिया द्वितीय कंडक कोशिका और इसको क्या नाम दे दिया, ध्रुवीयकाय। फिर आपके एक और बार असमान विभाजन होगा इसमें द्वितीय कंड कोशिका में, और इसमें द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन शुक्राणु से अंडाणु में प्रवेश करने के पश्चात होता है, जिससे बड़ी परिपक्व कोशिका अंडाणु, छोटी द्वितीय ध्रुवीयकाय कोशिका का निर्माण होता है। तो इस तरीके से एक अंड कोशिका से 3 ध्रुवीयकाय और एक अंडाणु अंडक का निर्माण होता है। तो इस तरीके से ये जो क्रिया होती है, यह क्रिया क्या कहलाती है, oogenesis या अंडजनन कहलाती है। तो आपने स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis दोनों को अच्छे से पढ़ा। अब इसको समझते हैं कि अंतर क्या निकल के आते हैं। शुक्र जनन आपको पता ही कहाँ होती है, शुक्राणु में। अंडजनन ये कहाँ होगी, अंडाशय, बिल्कुल राइट है। और सेकंड अंतर, इसमें वृद्धि प्रावस्था कैसी होती है, बिल्कुल छोटी होती है, लेकिन अभी हमने पढ़ा इसकी वृद्धि प्रावस्था थोड़ी सी कैसी होती है, बड़ी होती है। इसमें प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से कितने बन रहे हैं, 4 शुक्राणु बन रहे हैं। यहाँ एक अंडाणु से कितने बनते हैं, एक अंडाणु और 3 ध्रुवीयकाय बनती है। यह कैसे होते हैं, स्पर्मेटिड पहले अचल थे, लेकिन शुक्र कायांतरण के द्वारा कैसे हो जाते हैं, यह चल हो जाते हैं। लेकिन अंडाणु कैसे होते हैं, सदैव अचल होते हैं। इसमें शुक्र कायांतरण अंड कायांतरण किसी भी प्रकार की कोई क्रिया नहीं देखने को मिलती है। दोनों अर्धसूत्री विभाजन शुक्राणु का निर्माण से पूर्व हो जाते हैं, जबकि इसमें अर्धसूत्री विभाजन अंडाणु में शुक्राणु जब प्रवेश कर जाते हैं उसके बाद दूसरा अर्धसूत्री विभाजन चालू होता है। जब शुक्राणु प्रवेश कर जाएंगे तब जाके दूसरा अर्धसूत्री विभाजन क्या होगा, चालू होगा। तो इस तरीके से ये दोनों इसकी क्या है, भिन्नता है। अब भिन्नता है तो कुछ समानताएं भी होगी, क्योंकि अंतर है तो कुछ दोनों समान है। दोनों में क्या समान है कि देखो, पहला तो यही समान है कि दोनों में 3 अवस्थाएं पाई जाती है, गुणन अवस्था, वृद्धि अवस्था और परिपक्वन अवस्था। देखिए, गुणन अवस्था, वृद्धि अवस्था और परिपक्वन अवस्था पाई जाती है। दूसरी क्या समानता है कि दोनों की जो शुरुआत होती है वो जनन उपकला से होती है। किससे होती है, जनन उपकला कोशिकाओं से होती है। तीसरी क्या है कि दोनों में आपने देखा, दोनों में अर्धसूत्री विभाजन यूज आ रहे हैं, दोनों में अर्धसूत्री विभाजन की भूमिका होती है। तो ये तीनों इसकी क्या थी, मुख्य समानताएं होती है। युग्मक जनन का महत्व एक ऐसी जटिल प्रक्रम से है जिससे अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित युग्मकों का निर्माण किया जाता है। बिल्कुल किया है हमने। नर मादा युग्मकों में निषेचन के समय सिनगामी यानी कि युग्मन से जब दोनों युग्मक आपस में मिल जाते हैं तो निषेचन कहते हैं, और नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलना ही तो निषेचन है, और इससे द्विगुणित जायगोट का या युग्मनज का निर्माण होता है। और युग्मक जनन तथा निषेचन के फलस्वरूप जीव द्राव्यों में गुणसूत्र प्रारूप निश्चित बना रहता है। तो इस तरीके से हमने इसका किसके बारे में बात की, आपके शुक्र जनन और अंड जनन दोनों के बारे में, उसकी समानताएं और उसमें अंतर दोनों देखे। तो दोनों के निर्माण की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं, और इसे हमने अच्छे से समझा। तो मैं आशा करता हूँ सभी बच्चों को ये क्वेश्चन और इसका जो आंसर है अच्छे से समझने में आ चुका होगा।